Hello everyone. So today we are going to start with Indian Contract Act 1872, Unit 1, Nature of Contract. थोड़ी सी बेसिक बातें करेंगे हम इस वाले यूनिट का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फर्स्ट यूनिट के बारे में. सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझने से पहले सबसे पहले हमें जो एक वर्ड समझना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसका मीनिंग हमको समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. सो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग होता है? ये एक वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, और एक वर्ड होता है हमारे पास अग्रीमेंट. सुनने में और देखने में दोनों वर्ड्स के मीनिंग एकदम सेम लगते हैं, बट एक्चुअली दे आर टू डिफरेंट वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट. एक यहाँ पर हम चार्ट बनाते हैं जिससे हमको पता लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है. जैसे सपोज ये लिखा है हमारा कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट्स ऑफ agreement, enforceable. Agreement consists of promise, consideration, and promise consists of offer, acceptance. अब इस पूरे चार्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ डाउनवर्ड से स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज ऑफर एंड व्हाट इज एक्सेप्टेंस. तो सपोज मैंने आप लोग को बोला कि आई विल ऑफर यू माई बुक फॉर ₹1000. ठीक है, मैंने आपको प्रपोजल दिया कि मैं आपको अपनी बुक 1000 में सेल करना चाहती हूँ. आपने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. तो जैसे ही मेरा ऑफर एक्सेप्ट होगा इट विल बिकम प्रॉमिस. यानी मैंने बोला कि मेरी बुक 1000 में आप ले लीजिए, और आपने मेरे को बोला कि ठीक है आई विल एक्सेप्ट योर बुक फॉर ₹1000. तो ये हमारा ऑफर हुआ जो मेरी साइड से गया, और जो आपने एक्सेप्ट किया दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस. तो व्हेन ऑफर या व्हेन प्रपोजल बिकम्स एक्सेप्टेड तो इट विल बिकम अ प्रॉमिस. यानी जब मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो बन जाएगा प्रॉमिस. अब ये बुक मैंने 1000 में सेल करने के लिए बोला था. अब इस 1000 में मैं आपको बुक दूंगी, आप मुझे 1000 देंगे. तो यानी यहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है. कंसिडरेशन का मतलब कि बुक के बदले 1000 मिल जाएंगे. तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन बनता है हमारा अग्रीमेंट. अभी हम अग्रीमेंट तक तो पहुंच गए कि प्रॉमिस हो गया और कंसिडरेशन भी हो गया. अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा ये? जैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड चल रहा है ना बहुत ज़्यादा. तो क्या होता है कि सपोज हमने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया. ठीक है, हमने कुछ अमेजोन से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया. सपोज कोई टीवी ऑर्डर किया अमेजोन से. आपने उसका पेमेंट कर दिया, प्रीपेड ऑर्डर था वो. अमेजोन ने आपको टीवी डिलीवर नहीं करा. आपके तो पैसे डेबिट हो गए, लेकिन अमेजोन ने आपको टीवी डिलीवर नहीं किया. तो क्या ये जो टीवी डिलीवर नहीं करना अमेजोन की साइट से, क्या ये कोर्ट में एनफोर्सेबल हो सकता है? क्या आप इसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते हैं कोर्ट में? तो यस, हम इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि एविडेंस है हमारे पास कि हमने पैसे दिए थे और अमेजोन ने हमसे प्रॉमिस किया था टीवी सेल करने का. अब अमेजोन के पास दो ऑप्शन है. क्या दो ऑप्शन हैं? या तो अमेजोन आपके पैसे वापस कर दे या टीवी की डिलीवरी कर दे. तो जैसे ही हमारा ये टीवी वाला कॉन्ट्रैक्ट, ये जो टीवी वाला कॉन्ट्रैक्ट था ये एनफोर्सेबल हो जाएगा कोर्ट में. यानी कि कोर्ट में हम इसको फोर्स करा सकते हैं, लागू करा सकते हैं. तो तब ये हमारा बनेगा कॉन्ट्रैक्ट. ठीक, तो ऐसे करके हम एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस को डिस्टिंग्विश करते हैं. तो एक यहाँ पर लाइन है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स are agreements but all agreements are not contracts. All agreements are not contract. ये लाइन अब आप लोग को लगा होगा कि अब ये लाइन बिल्कुल जस्टिफाई हो रही है. ये सब बातें जो हमने अभी करी कि अगर एक अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा, यानी कोर्ट में अगर हम उसको एनफोर्स करा सकेंगे, लागू करा सकेंगे, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. तो यानी सारे अग्रीमेंट्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट होते हैं.
जैसे अब ये बात जो मैंने बोली कि सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला, जैसे सपोज आपने अपने फ्रेंड को बोला कि लेट्स प्लान फॉर अ मूवी, ठीक है, मूवी के लिए चलते हैं। आप लोग का डिसाइड हो गया कि आप लोग मूवी के लिए मिलेंगे एट 9 PM, राइट? आपके फ्रेंड ने आपको डिच कर दिया, नहीं आया वो मूवी के लिए, राइट? तो क्या आप उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज दीज आर सोशल अग्रीमेंट्स, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। सिमिलरली मान लीजिए आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए, आपके पेरेंट्स से ये आपका प्रॉमिस हुआ था कि अगर आपके एग्जाम्स में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो आपको कुछ गिफ्ट देंगे। आपके मार्क्स तो बहुत अच्छे आ गए लेकिन गिफ्ट मिला नहीं, तो क्या आप अपने पेरेंट्स को सू कर देंगे? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये भी हमारे सोशल अग्रीमेंट्स हुए। तो ऐसे करके हमारा बनते हैं सोशल अग्रीमेंट्स। इसीलिए ये वाली लाइन हम बोलते हैं ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, बट जैसे ही वो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा, ठीक है, तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ये हमने कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझ लिया, अग्रीमेंट का मीनिंग समझ लिया, प्रॉमिस का मीनिंग समझ लिया, कंसिडरेशन का मीनिंग समझ लिया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मीनिंग समझ लिया। अब क्विकली हम चलते हैं इस पे। देखिए, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। आ गई ये बात, लिखी हुई है यहाँ पे, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सिंपल सी डेफिनेशन है। अग्रीमेंट क्या होगा? अग्रीमेंट मतलब promises and every set of promises forming the consideration for each other। तो मैंने भी तो यही बताया ना, promise plus consideration। promise plus consideration क्या बना हमारा? agreement, ठीक। देन एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ मतलब जिससे कोई लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होती हो, यानी कि लॉ उसको फोर्स करा सके, ठीक है, लॉ उसको अप्लाई करा सके, दैट इज कॉल्ड एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अच्छा, अब बात आती है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंस की। यहाँ पे हमको अब डिफरेंस भी बिल्कुल क्लियर हो गया है। कैसे क्लियर हुआ है? हमने कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझा। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या हुआ? एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट क्या हुआ? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। यानी जो आपने ऑफर किया था, मैंने आपको अपनी बुक का ऑफर किया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हमारा ये प्रॉमिस कंप्लीट हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बुक दे दी और आपने मुझे 1000 रुपीज दे दिए, यानी कंसिडरेशन दे दी, वो बन गया हमारा अग्रीमेंट। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है फर्स्ट मीनिंग में, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। नेक्स्ट इज व्हाट इज इट्स स्कोप। स्कोप क्या है? तो अग्रीमेंट का स्कोप वाइडर है क्योंकि इसमें लीगल और सोशल अग्रीमेंट्स दोनों आते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ ओनली। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ लीगल अग्रीमेंट्स ही आएंगे। तभी तो कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप थोड़ा नैरो है और अग्रीमेंट का स्कोप थोड़ा वाइड है। एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती हमेशा, कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन हमेशा क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। और एक अभी जो हमने लाइन डिस्कस करी थी कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हमारा एक तरीके का डिफरेंस हुआ। ये भी आपको समझ में आ गया है कि क्यों सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि देयर आर सम सोशल अग्रीमेंट्स जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते। जैसे मैंने आपको ये मूवी वाला एग्जांपल दिया था। तो ये बिल्कुल बेसिक बात थी इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है। ये पूरे चैप्टर में हमको, पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमको यूज होगी कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज अग्रीमेंट, व्हाट इज प्रॉमिस, व्हाट इज ऑफर, व्हाट इज एक्सेप्टेंस। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए हमको। क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स है? यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड कब होगा? हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होता है? देखिए, एक तो उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। कॉम्पिटेंट पार्टीज मतलब जो पार्टीज उसमें एंटर कर रही हैं वो पार्टीज
कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, यानी कि वो केपेबल होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। फ्री कंसेंट, कंसेंट शुड बी फ्री, फ्री कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी। एक एक करके इनका मीनिंग समझते हैं। यहाँ पर हमें स्टडी मटेरियल में आप लोग देखेंगे तो असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग ये सारे फीचर्स या ये सारे असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, और जो सेक्शन 10 में नहीं दिए वो ये वाले पॉइंट्स हैं। यानी इन शॉर्ट ये सारे पॉइंट्स हमारे प्रेजेंट होने चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं, और ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे भी पॉइंट्स आपके इन्हीं सारे पॉइंट्स में डिस्कस हो जाएंगे जो आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं। तो एक अग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब ये सारे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो। सो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा टू पार्टीज। तो ये तो बहुत जनरल सी बात है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें दो पार्टीज होनी चाहिए, यानी एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है, ठीक है। मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दो पार्टीज के बिना तो कभी कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। मतलब इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं अपने साथ ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती ना, यानी मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मैंने गुड्स अपने आप को ही सेल कर दिए, ऐसे नहीं बोलूंगी ना, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं गुड्स अपने आप को ही सेल कर दूंगी, तो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए बोलते हैं दो पार्टीज शुड बी प्रेजेंट, एटलीस्ट टू पार्टीज होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है। तो फर्स्ट इज टू पार्टीज। सेकेंड आता है हमारा पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। पार्टीज लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करें, ये उनकी इंटेंशन होनी चाहिए। लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने का क्या मतलब है, जैसे अभी हमने बात करी थी कि सोशल अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। मान लीजिए पार्टीज का इंटेंशन ही नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का या लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने का, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड थोड़ी ना होगा। मतलब सोशल अग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स, दे आर नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, इनको हम कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़ी ना बोलेंगे, क्योंकि ये तो सोशल अग्रीमेंट्स हैं और डोमेस्टिक टाइप के अग्रीमेंट्स हैं। सोशल अग्रीमेंट्स आपको समझ में आया, जैसे हमने मूवी वाली बात करी थी। डोमेस्टिक टाइप ऑफ अग्रीमेंट्स मतलब जैसे सपोज हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि मैं तुमको 10,000 रुपीज एवरी मंथ पे करूंगा, ठीक है, फॉर घर का खर्चा टाइप्स के लिए, राइट। अब हस्बैंड ने एक मंथ स्किप कर दिया, दिए ही नहीं 10,000 रुपीज, तो क्या वाइफ हस्बैंड को सू करेंगी, और अगर करेंगी तो क्या इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ? नो। ये डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स हैं, हमारे डोमेस्टिक टाइप के अग्रीमेंट्स हैं, यहाँ कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ही नहीं हो रही। तो इसी वजह से यहाँ पर ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इसका टाइप होगा डोमेस्टिक अग्रीमेंट, तो ये हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इन शॉर्ट ये सेकंड पॉइंट हमारा ये बोल रहा है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए लीगल ऑब्लिगेशन का क्रिएट होना जरूरी है, तभी वो एनफोर्सेबल बाय लॉ बनेगा, ठीक। नेक्स्ट इज अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। इसका मतलब यह है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट हमारा ना ओरल भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है, लेकिन हम सबको पता है कि रिटन चीजें ज्यादा रिलायबल होती हैं। ओरल तो लोग कभी भी बोल सकते हैं ना कि आज कुछ बोल रहे हैं कल कुछ बोल रहे हैं, लेकिन रिटन चीज तो एक बार लिख दी गई है, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। बट हमारा जो लॉ है वो हमको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप ओरल भी बना लो और रिटन भी कर सकते हो। तो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रिटन ही होना चाहिए, ओरल से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे रिटन होंगे। तो यही वाला पॉइंट हमारा बोलता है कि अदर फॉर्मेलिटीज क्या कंप्लाई होनी चाहिए। तो अदर फॉर्मेलिटीज का मतलब जिस भी टाइप का नेचर है कॉन्ट्रैक्ट का उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है कि रिटन हो तो इट शुड बी रिटन, अगर ओरल से काम चल जाएगा तो ओरल बना लीजिए। जैसे हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टीज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आप सेल परचेज कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो आप वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनाएंगे, आप उसके लिए रिटन कॉन्ट्रैक्ट ही बनाएंगे। सिमिलरली इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसमें इतनी ही बात है बस थर्ड पॉइंट में। नेक्स्ट इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। मीनिंग सर्टन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपके अग्रीमेंट की वो क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर कट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था कि आई विल गिव यू माई बुक फॉर ₹1,000, मैंने स्पेसिफाई किया था मैं 1,000 रुपीज में दूंगी, लेकिन अब मैं उसी एग्जाम्पल को थोड़ा मोल्ड कर रही हूँ। मैंने क्या बोला कि मैं आपको अपनी बुक
1000 रुपीज या 2000 रुपीज में सेल करना चाहती हूँ, ठीक है, आई वॉन्ट टू सेल माई बुक फॉर रुपीज 1000 और 2000। क्या आपको समझ में आ रहा है कि अब आपको 1000 रुपीज देने हैं या 2000 रुपीज देने हैं? क्या मेरी साइड से अग्रीमेंट क्लियर है? क्या मेरी साइड से टर्म्स क्लियर है अग्रीमेंट की? नहीं क्लियर है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस है इट शुड बी सर्टेन। सर्टेन का मतलब होगा यहाँ पर क्लियर, क्लियर होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इट शुड बी सर्टेन। तो मुझे ऐसे बनाना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट कि विल यू बाय माई बुक फॉर रुपीज 1000, दैट्स इट। अब आपको पता लग रहा है कि 1000 रुपए में बोल रहे हैं तो 1000 रुपए देने हैं, तो यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर है। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब कि अग्रीमेंट को परफॉर्म करना पॉसिबल होना चाहिए, मतलब अग्रीमेंट इम्पॉसिबल ना हो परफॉर्म करना। हमने क्या अग्रीमेंट किया, मैंने आपको बोला कि आप मुझे ना 10,000 रुपीज देना और मैं आपको मैजिक से ट्रेजर डिस्कवर करके दूंगी, ठीक है, मैजिक से ट्रेजर खजाना डिस्कवर करके दूंगी। तो क्या ये अग्रीमेंट पॉसिबल है? ये एक्ट ही पॉसिबल नहीं है, ये जो मैं बोल रही हूँ ये एक्ट पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो देयरफॉर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसका एक्ट पॉसिबल हो, जो करना पॉसिबल हो, ठीक है। एक पर्सन ने बोला कि मैं ना तुमको चांद तारे तोड़ के लाके दूंगा, तुम मेरे से मैरिज कर लो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया उसने, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस बी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुमको चांद तारे तोड़ के लाके दूंगा, तुम मेरे से ना मैरिज कर लो। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? क्या ये पॉसिबल होगा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस जहां पर नहीं होगी वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। इसके अलावा हमारी और क्या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। मैंने आपको ऑफर दिया और आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। मैंने आपको बोला कि विल यू बाय माय बुक फॉर रुपीज 1000, मैंने आपको ऑफर दे दिया। अब आप बोलेंगे यस आई विल बाय माय योर बुक फॉर रुपीज 1000। तो ऑफर भी हो गया और एक्सेप्टेंस भी हो गया। तो अग्रीमेंट वैलिड होने के लिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, ठीक। नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट। ये क्या होता है फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट का मतलब जिन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो एक चीज पर एक सेंस में अग्री करने चाहिए। इसके लिए एक एग्जांपल है, जैसे एक मिस्टर ए हैं, उनके पास ना 2 कार हैं, 2 कार वो ओन करते हैं। अब वो अपनी एक रेड कार मिस्टर बी को सेल कर रहे हैं। सपोज मिस्टर ए के पास 2 कार हैं, एक रेड है और एक सपोज ब्लैक कार है। वो सेल कर रहे हैं रेड कार बी को, लेकिन बी को लगा कि वो ब्लैक कार सेल कर रहे हैं। समझे क्या यहाँ पर क्या हुआ? ए रेड कार सेल कर रहा है बट बी को लग रहा है कि ब्लैक कार सेल की जा रही है। तो यहाँ पर ना फ्री कंसेंट नहीं है, मतलब दोनों लोग एक चीज को एक सेंस में नहीं समझ रहे हैं। तो देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, फ्री कंसेंट नहीं है। अच्छा, फर्दर एक तरीके से और कंसेंट फ्री होती है। कैसे फ्री होती है? आपका जो एक्सेप्टेंस है वो आपकी इच्छा से आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बोला कि तुमको मुझे 10,000 रुपीज देने, अगर तुम नहीं दोगे, मतलब लेंड कर दो मुझे 10,000 रुपीज, अगर नहीं दोगे तो आई विल शूट यू, ठीक। अब बी तो बेचारा दे देगा 10,000 रुपीज, क्यों देगा? क्योंकि अब उसे डर है ना कि वो शूट कर देगा ए उसको। तो यहाँ पर क्या कंसेंट बी की फ्री कंसेंट है? वो 10,000 रुपए दे तो रहा है बट अपनी मर्जी से नहीं दे रहा है, अपनी फ्री विल से नहीं दे रहा है, अपनी कंसेंट से नहीं दे रहा है। उसको डर है कि उसको शूट कर दिया जाएगा, इसीलिए वो यहाँ पर क्या दे रहा है आपको? 10,000 रुपीज दे रहा है। तो कंसेंट फ्री होनी चाहिए। तो फ्री कंसेंट में हमने 2 बातें समझी हैं कि जो दिन 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो सेम चीज को सेम सेंस में समझे, तब फ्री कंसेंट मानी जाएगी। दूसरी कंसेंट फ्री कब मानी जाती है? अगर सामने वाला जो आपको पैसे दे या जो भी चीज आपका कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ऑब्लिगेशन है वो उसकी फ्री विल से होना चाहिए, उसकी अपनी इच्छा से होना चाहिए, ठीक। अच्छा, कंसेंट ना कब कब फ्री नहीं होती? कंसेंट फ्री कब नहीं होती? ये 5 पॉइंट्स है यहाँ पे। कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अगर हमारा कंसेंट कोअर्जन के वजह से ली गई है, कोअर्जन का मतलब जोर जबरदस्ती करके ली गई है। ए ने बी को बोला कि मुझे 10,000 रुपीज लेंड कर दो, ठीक है, अगर नहीं करोगे तो आई विल शूट यू।
तो यहाँ पर कोअर्जन हमारा अप्लाई हुआ है। क्यों हुआ है कोअर्जन अप्लाई? उसने जोर जबरदस्ती करी ना, उसने उसको डराया धमकाया 10,000 रुपीज देने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड कोअर्जन। ठीक, तो कंसेंट फ्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोअर्जन हुआ है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से भी कंसेंट फ्री नहीं होती, फ्रॉड की वजह से भी कंसेंट फ्री नहीं होती, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक की वजह से भी हमारी कंसेंट फ्री नहीं होती। इनके मीनिंग्स हम डिटेल में पढ़ेंगे जब इनका एक्चुअली टॉपिक आएगा यूनिट 2 में। ठीक है, इसको अभी नहीं डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेलिंग है इसकी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, बट ये 5 हमारे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से हमारी कंसेंट फ्री नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज का मतलब कि कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक बंदा मेजर होना चाहिए। मेजर मतलब ही शुड बी अबव 18 इयर्स ऑफ एज। माइनर के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। माइनर के साथ अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या होगा? वॉइड होगा, यानी बेकार होगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। अगर आप माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इट विल बी वॉइड। तो फर्स्ट कंडीशन इज कि मेजर होगा बंदा। नेक्स्ट इज साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब ही शुड बी मेंटली स्टेबल। मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। एंड थर्ड इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। मतलब कि जैसे सपोज इसके एग्जांपल्स हैं ये वाली लाइन के, कि एक एलियन एनिमी होते हैं। एलियन एनिमी का मतलब आपकी कंट्री किसी और कंट्री के साथ अगर वॉर पर है तो उस कंट्री के सिटीजन के साथ अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आपका एलियन एनिमी कंसिडर किया जाएगा और उसके साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज चाइना और इंडिया में वॉर चल रहा है, ठीक है, चाइना का मिस्टर ए है और मिस्टर बी है इंडिया के, इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अभी सिचुएशन क्या है? मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अभी वॉर नहीं चल रहा है, थोड़े टाइम के बाद वॉर ब्रेक हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ? मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए हमारे एलियन एनिमी बन गए हैं, क्योंकि हमारी कंट्री चाइना के साथ वॉर पर है। तो ये पॉइंट हमारा थर्ड यही है कि इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। इसका मतलब हुआ कि किसी और लॉ के थ्रू या कोई और लॉ आपको डिस्क्वालीफाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप डिस्क्वालीफाइड है, इनकॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। क्यों? क्योंकि या तो आप एलियन एनिमी है, इसके एग्जांपल्स आप यहाँ भी देख सकते हैं, या तो आप एलियन एनिमी है या फॉरेन सोवरेंस हैं या आप कॉन्विक्ट्स हैं। कॉन्विक्ट्स का मतलब इम्प्रिजनर है, प्रिजनर है आप, ठीक है, जेल हुई हुई है। तो अगर कोई पर्सन अगर इम्प्रिजनमेंट हुआ है उसको, उसके साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी इनवैलिड। तो थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की ये बात करता है कि मेजर होना चाहिए बंदा, यानी ही शुड बी अबव 18 इयर्स ऑफ एज, ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? एलियन एनिमी, फॉरेन सोवरेंस, एम्बेसडर्स, कॉन्विक्ट्स, ये सारे इसके हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में क्या होगा अब हमारा? कंसिडरेशन यानी जो हमने बात करी थी कि मैंने आपको बोला कि आपको मैं 1000 रुपीज की बुक सेल करूंगी, आप मुझे 1000 रुपीज देंगे और मैं आपको बुक दे दूंगी, तो दैट इज कॉल्ड समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन के लिए एक वर्ड यूज होता है क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न वर्ड हमारा यहाँ पे यूज किया जाता है, बदले में कुछ। तो कंसिडरेशन होनी जरूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक। कंसिडरेशन की जो बात हमने करी ये लॉफुल होनी चाहिए, कंसिडरेशन भी और ऑब्जेक्ट भी। यानी कि जैसे मान लो ए ने बोला बी को कि मैं तुमको अपना एक हाउस सेल करूंगा फॉर रुपीज 10 लाख रुपीज का, लेकिन अभी उसने क्या किया? बी को उसने जब अपना हाउस सेल किया तो बी ने 10 लाख रुपीस के बदले उसको ड्रग्स प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ पर कंसिडरेशन हमारी क्या हो गई? इलीगल कंसिडरेशन हो गई। इसमें आप एग्जांपल भी देख सकते हैं ये वाला। A agrees to sell his house to B against 100 kgs of cocaine. Such agreement is illegal as the consideration is unlawful. यहाँ पर consideration unlawful है ना,
जब ए ने बी को बोला था कि मैं तुमको हाउस सेल करूंगा, तो बी को वैलिड कंसिडरेशन पैसे देने चाहिए थे, और वो दे क्या रहा है उसको बदले में, ड्रग्स दे रहा है 100 kg, तो ये इलीगल कंसिडरेशन हो गई। तो ऐसी जो हमारी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं होता, उस केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जो हमारे लॉ की आइज में लॉ ने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि यार ये अग्रीमेंट्स ना इलीगल हैं, ये वॉइड हैं, आप इनमें अगर एंटर करेंगे तो इनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बोला कि तुम ना सी का मर्डर कर दो एंड आई विल गिव यू ₹2 लाख। ठीक है, ए ने बी को बोला कि तुम ना सी का मर्डर कर दो एंड आई विल गिव यू ₹2 लाख। तो अगर बी ने सी का मर्डर कर दिया और ए ने उसके पैसे नहीं दिए ₹2 लाख, तो क्या वो उसके लिए कोर्ट जाएगा? मतलब चला भी जाएगा तो कुछ होगा नहीं ना। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली वॉइड हो गया, क्योंकि ये अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमारे एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड हो जाएंगे, जो हमारे लॉ ने बोले हुए हैं कि यार ये इलीगल है, ये वॉइड है, आप इनमें एंटर करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, कोई लीगल इफेक्ट नहीं है इनका, उसको हम बोलते हैं वॉइड अग्रीमेंट्स। तो ये हमारे सारे हमने डिस्कस किए हैं असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरे लॉ में हमको ये यूज होंगे, जहाँ पे भी वर्ड कॉन्ट्रैक्ट आएगा वहाँ पर हम इसको ध्यान रखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल्स हैं। ठीक, अग्रीमेंट होना चाहिए, 2 पार्टीज होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कौन कौन सी पार्टीज कॉम्पिटेंट होंगी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, लीगल ऑब्लिगेशंस क्या होंगी, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, यानी कि उसको उस काम को करना पॉसिबल हो, और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। सो ये हमारा थोड़ा सा इसका ओवरव्यू था चैप्टर का, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर को समझने के लिए। ये बिल्कुल बेसिक बात है इस चैप्टर की, ये हमको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे विद टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।